नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में दूसरा गद्य नमक का दारोगा का अध्ययन शुरू करेंगे। इस गद्य के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। साहित्य प्रकार कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षेप में परिचय देखेंगे। परिचय देखने के बाद इस कहानी का सारांश और सारांश देखने के बाद इस कहानी का प्रारंभ करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, नमक का दारोगा के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की ये तस्वीर है। तो पहले हम परिचय देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880, मृत्यु सन 1936। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक थे। स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। अब हम प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियां हिंदी साहित्य की धरोहर है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी का काफ़ी योगदान रहा है। अगर इन योगदानों की बात करें तो गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अब हम इस कहानी के सारांश को भी देखेंगे। प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करता है। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियां पकड़ लेता है। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है। उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर आकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यही वर्णन इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। समाज की यथार्थ स्थिति को उजागर करने का प्रयत्न मुंशी प्रेमचंद जी ने नमक का दारोगा कहानी में किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कहानी का प्रारंभ करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यहाँ ये शब्द प्रयोग किया है, ईश्वरदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध। नमक जो है वो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, यानी कि कुदरती वस्तु है, और उसी वस्तु पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अनेक प्रकार के छल प्रपंसों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पांव 12 थे।
पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। घास फूस की तरह बढ़ना यानी कि तेज गति से वृद्धि होना। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। कगार पर का वृक्ष, वो भी एक मुहावरा है, यानी कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, कब मेरी मृत्यु आ जाए इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहता है कि मैं कगार का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो यहाँ इस कहानी के प्रारंभ में हमें ये जानकारी मिलती है कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी कि नमक पर प्रतिबंध लगा है। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो वस्तु पर निषेध होता है, जिस वस्तु पर प्रतिबंध लग जाता है, वही वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और इस मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य लोग क्या क्या नहीं करते। कोई छल से, कोई प्रपंच से, कोई अपनी चालाकी से, तो कोई रिश्वत देकर वही वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए नमक विभाग और नमक विभाग के अधिकारी लोगों को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि नमक पर प्रतिबंध है। और हम ये भी मानते हैं, ये भी जानते हैं कि जिस वस्तु का प्रतिबंध होता है वही विभाग का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ प्रेमचंद जी ये कहते हैं कि जब नमक पर प्रतिबंध लगा तो नमक विभाग का महत्व बढ़ गया। और ये महत्व बढ़ गया क्योंकि नमक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसीलिए कई बड़े बड़े पद पर नौकरी करने वाले अधिकारी नमक विभाग में आना चाहते हैं। नमक विभाग में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ ऊपरी आमदनी, रिश्वत
ज़्यादा मिलती है। इसीलिए यहाँ तो प्रेमचंद जी ने ये भी कहा है कि बड़े बड़े वकीलों का जी भी ललचाता था, वे भी चाहते थे कि हम भी नमक विभाग में नौकरी करें। तो ऐसी स्थिति उस समय थी जब नमक पर प्रतिबंध लगा, उसी समय में। और यहाँ वंशीधर इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, इस कहानी का जो नायक, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली है। अब वो नौकरी की खोज में चल पड़ता है। जब नौकरी की खोज में जाता है, उसी समय उनके वृद्ध पिता वंशीधर को उपदेश देते हैं और कहते हैं अपने पुत्र से कि बेटा, ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऊपरी आमदनी की ओर ध्यान देना। वेतन भले कम मिले लेकिन ऊपरी आमदनी ज़्यादा मिले, ऐसी नौकरी ढूंढना। क्योंकि जिस नौकरी में सिर्फ वेतन ही मिलता है और वही नौकरी का आज कोई महत्व नहीं है, आज इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बेटा ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी ज़्यादा हो। क्योंकि वेतन तो पूर्णमासी का चांद जैसा है, जो एक दिन दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। और ऊपरी आमदनी जो है वो तो बहता हुआ स्रोत है, और ऊपरी आमदनी से ही बरकत होती है। तो ये एक उपदेश देते हैं। और दूसरा उपदेश अपने पुत्र वंशीधर को ये देते हैं और कहते हैं कि बेटा, एक बात निगाह में बांध लेना कि जो आदमी गरज वाला है, उसी के साथ अगर आप कठोरता करोगे, कठोरता से पेश आओगे, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन बेगरज वाले आदमी को दांव पर लाना जरा कठिन है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना कि कहाँ किसे किस प्रकार से काम निकलवाना है, इस बात को मन में बांध लेना और ये ध्यान रखना। इन बातों का उपदेश वंशीधर के पिता वंशीधर को देते हैं। वंशीधर ने इस उपदेश को ध्यान से सुना। अब वो वंशीधर अपनी नौकरी की खोज की ओर आगे बढ़ते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वे बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख सम्मान मिला तो फूले न समाए। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। पिताजी के उपदेश सुनकर वंशीधर निकल पड़ा अपनी नौकरी की तलाश में। और इस संसार में वंशीधर अब धैर्य को अपना मित्र मानता था और अपनी बुद्धि को पथदर्शक और आत्मालंबन को अपना सहायक मानता था। और इसी के बलबूते पर वंशीधर नौकरी की तलाश करने के लिए निकलते हैं। और ये योगानुयुग वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल जाती है। और ये खबर जब वंशीधर के वृद्ध पिता को मिलती है तो वंशीधर के पिता फूले नहीं समाते। फूले नहीं समाने का मतलब है आनंद का कोई ठिकाना न रहे, आनंदित होना। और ये नौकरी की खबर सुनते ही वंशीधर के पिता फूले नहीं समाए, आनंदित हो गए। लेकिन पास पड़ोस वाले के हृदय में सूल उठने लगे। पास पड़ोस वाले को ये खबर अच्छी नहीं लगी। वैसे भी पड़ोसी लोग होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं। तो यहाँ वंशीधर की जो पड़ोसी थे वे भी ईर्ष्या वंशीधर के घर की करते थे। इसीलिए वंशीधर को यहाँ इस नौकरी मिल गई नमक विभाग में। ये खबर जब पड़ोसियों को मिली तो पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी का एक भाग यहाँ पूरा होता है। दूसरे भाग की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं।
जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? अब यहाँ वंशीधर को नमक विभाग में नौकरी मिल जाती है। 6 महीने हुए थे और उसे रात की ड्यूटी मिली, और जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो वहाँ के कई चौकीदार नशे में मस्त थे। तो वंशीधर अपने कमरे में जाकर मीठी सी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही आंख खुलती है तो उसे गाड़ियों की और मल्लाहों की कोलाहल सुनाई देती है। इसीलिए वो जागकर सोचता है कि भाई इतनी रात गाड़ियों की ये गड़गड़ाहट क्यों? कुछ न कुछ तो है, कोई गोलमाल तो है। इसीलिए वो जागकर अपनी वर्दी पहनकर, जेब में तमंचा डालकर, घोड़े पर चढ़कर तेज गति से वह पुल पर आते हैं और वहाँ देखते हैं तो पुल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई नजर आती है। और वहाँ जाकर वंशीधर ने डांटकर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। जब वंशीधर ने डांटकर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है तो थोड़ी देर तो सन्नाटा छा गया। गाड़ी के साथ जो लोग थे वो एकदम शांत हो गए। एक दूसरे की कानों में बातचीत करने के बाद एक गाड़ीवान ने कहा कि ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। तो वंशीधर ने पूछा, कौन पंडित अलोपीदीन? तो वहाँ से जवाब आया, दातागंज के पंडित अलोपीदीन। मुंशी वंशीधर चौंके। वंशीधर को आश्चर्य हुआ कि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। पंडित अलोपीदीन का जब नाम सुना वंशीधर ने तो वंशीधर को भी आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि वंशीधर तो इस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित इंसान है, प्रतिष्ठित आदमी है, और कई ऐसे लोग हैं जो पंडित अलोपीदीन के ऋणी न हुए हो। और अंग्रेज लोग भी जब उनके इलाके में शिकार करने के लिए आते हैं तो पंडित अलोपीदीन के वहाँ मेहमान बनते हैं और उनके वहाँ 12 मास सदाव्रत चलता है। सदाव्रत का मतलब होता है भूखे लोगों को भोजन देना, और 12 मास उनके यहाँ भूखे लोगों को भोजन दिया जाता है। ऐसे इंसान का जब नाम सुनते हैं तो वंशीधर को
आश्चर्य होता है। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। जब बंशीधर ने गाड़ी वालों से पूछा कि भाई ये गाड़ी कहाँ जाती है, तो जवाब मिला कि भाई कानपुर जाती है ये गाड़ियाँ। तो इस गाड़ियों में क्या है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। गाड़ी में जो लोग थे वे एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि गाड़ियों में ये वस्तु है। और दारोगा साहब यानी कि वंशीधर का संदेह, वंशीधर का जो शक था वो और गहरा हुआ और वो आगे बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? वंशीधर ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की कि गाड़ी वाले कोई उत्तर दे कि भाई ये गाड़ियां जो है उस गाड़ियां में ये वस्तु है, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। वंशीधर ने प्रतीक्षा की। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वंशीधर क्रोध में आकर बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, क्या भरा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वंशीधर अपने घोड़े को उस गाड़ी के पास ले गए और वहां उन्होंने स्वयं बोरे को टटोला तो मालूम हुआ कि इस गाड़ियों में तो नमक भरा हुआ है, और वह नमक जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसीलिए वंशीधर को जो शक था, जो संदेह था, अब ये संदेह यहाँ उनका दूर हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के पूर्वार्ध को हम यहाँ तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस कहानी के मध्य भाग के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अस्तु।